Jai Gurudev student, class ninth. So today's our chapter is lesson third, Nazis and the rise of Hitler. ये है हिस्ट्री का चैप्टर तुम लोग का। इससे पहले हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर पढ़ा और उसकी हमने एक्सरसाइज भी दी थी तुम लोग को और उसको अपने कॉपी में कर लेना। अब आज का जो चैप्टर है हम देखेंगे हिटलर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। और उससे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि ये मीनिंग ऑफ नाजिज्म, नाजिज्म इसका क्या मतलब है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मीनिंग ऑफ नाजिज्म का अर्थ जो है, तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो लिया है द आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ द नाजिज्म, स्पेशली द पॉलिसी ऑफ रेसिस्ट नेशनलिज्म, national expansion and national expansion and state control of the economy। तो यहाँ पे जो नाजिज्म का मतलब निकल के सामने आ रहा है, तो देखा जाए जो आइडियोलॉजी यानी जो विचारधारा है और जो कार्य हैं जो किया जा रहा है नाजिज्म के द्वारा, विशेष रूप से नाजिज्म का जहाँ जो मतलब है, इसका मतलब है पॉलिसी ऑफ रेसिस्ट नेशनलिज्म, यानी कि नस्लवादी राष्ट्रवादी भावना। यानी यहाँ पे नस्ल के आधार पर राष्ट्रवाद की भावना को लिया जा रहा है, पॉलिसी तैयार की जा रही है। यानी नस्ल भेदी ये विचारधारा थी। अब नस्ल भेदी मतलब वहाँ पे अभी हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये किस तरह के नस्ल की बात कर रहे हैं। तो और उसी प्रकार नेशनल एक्सपेंशन, यानी यहाँ पे और राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति, यानी कि जैसे आज हम चाइना को अगर देख रहे हैं कि किस प्रकार वो अपनी विस्तारवादी नीति को जो है बढ़ा रहा है, अन्य देशों के साथ टाई अप करके अदर जो छोटे देश हैं उन पर कब्जा करना अपना। तो ठीक यही प्रक्रिया जो है जर्मनी ने अपनाई थी एक समय। और स्टेट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी, और राज्य के कंट्रोल में जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उस तरह की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से यहाँ पे देखा गया था जर्मनी में। तो जो कि जैसा कि चाइना में है, यानी आज जैसी चाइना की स्थिति है उसी तरह उसमें जर्मनी की स्थिति थी। वो भी अपने आप को इसी तरह जो है बना रहा था कि विश्व विजेता बनने का प्रयास कर रहा था। तो नाजिज्म जैसा कि अगर हम बात करें वाज डिफाइंड इन प्रैक्टिसेस एज वट एवर वाज डिस्क्राइब्ड बाय द नाजी पार्टी। तो नाजिज्म का मतलब यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, प्रैक्टिस किया जा रहा है, जो कुछ भी यहाँ पे वाज इसको डिस्क्राइब किया गया है नाजी पार्टी द्वारा। तो नाजी पार्टी, अब जैसे कि यहाँ की वर्ड है NAZI, नाजी। तो नाजी पार्टी यहाँ पे मतलब है कि नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब यहाँ पे ये इसका फुल फॉर्म है नाजी पार्टी का। अब यहाँ पे ये तुम लोग कह सकते हो कि यहाँ पे N तो आया, AS यहाँ पे मतलब इस तरह का कोई वर्ड नहीं है। तो देखो जो नाजी वर्ड है ये जर्मन वर्ड है, जर्मनी की लैंग्वेज थोड़ा हट के होती है, थोड़ा दूसरी होती है, ये इंग्लिश से अलग थोड़ा होती है। तो इस वजह से जो वर्ड बोला जाता है इसी तरह नाजी बोला जाता है, और इसका फुल फॉर्म जो इंग्लिश में सामने आता है वो ये है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी एंड इन पर्टिकुलर बाय एडोल्फ हिटलर, जिसको विशेष रूप से जो किस पर आधारित थी पूरी तरह से, एडोल्फ हिटलर, यानी हिटलर का ये पूरा नाम था। अब यहाँ पे देखा जाए तो अब हिटलर का जन्म की बात करें तो इसका जन्म कब हुआ था, तो इसको तुम लोग हमें कमेंट करके इसको बताओगे। और ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो हम बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको तुम लोग थोड़ा सर्च करोगे एडोल्फ हिटलर के बारे में, इसका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको तुम लोग को हमें बताना है। तो ये था कुछ नाजी के बारे में, नाजी का जो अर्थ है वो हमने देखा। अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे
द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक एंड इट्स फेलियर। वाइमर रिपब्लिक का जन्म और उसका असफल होना। ये वाइमर रिपब्लिक क्या है? देखो, वाइमर जो है, देखा जाए, अब इससे पहले हम जानेंगे कि वाइमर रिपब्लिक क्यों बनाई गई। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार भी जर्मनी ने ही जो है इसमें इंटरफियर किया था। और इसमें जो है उस दौरान देखा जाए जर्मनी में एलाइज पावर और एक्सिस पावर थी। तो देखा जाए यहाँ पे जर्मनी, इटली और इसी प्रकार ऑस्ट्रिया, ये सब एक तरफ थे। और इन्होंने जो है इन्हों एक्सिस पावर कहा जाता था। और एक तरफ थे एलाइज पावर, जिसमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो ये लगभग जुलाई में शुरू हुआ था 1914 में, और 1918 में नवंबर में ये ख़त्म हो गया था वर्ल्ड वार। और उसके बाद से जो स्थिति बनी, तो जर्मनी को काफ़ी नुकसान हुआ। इसमें जर्मनी वर्ल्ड वार हार चुका था, जो एक्सिस पावर थी। और इसकी वजह से जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा जो है पेमेंट करना पड़ा। यानी जितनी भी एलाइज पावर थी जिन्होंने युद्ध जीता था, यानी ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और रशिया, अमेरिका ने, इन सब ने वर्ल्ड वार फर्स्ट का जो जिम्मेदार है वो जर्मनी को ठहरा दिया। और जिससे जर्मनी को काफ़ी देखा जाए तो नुकसान भी हुआ। और तो यहाँ पे वही वाइमर की बात करेंगे। वाइमर रिपब्लिक क्या है, तो इसी से संबंधित है कि वाइमर रिपब्लिक क्या है। इसे वाइमर गणतंत्र भी बोलते हैं हम। वाइमर एक जगह का नाम है जहाँ पे इसका गठन किया गया था। तो द डिफीट ऑफ द इम्पीरियल जर्मनी, जब जर्मनी युद्ध हार गया था, एंड द एब्डिकेशन ऑफ द जर्मन एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन क्वालिटी जर्मन पॉलिटी। तो यहाँ देखा जाए तो जो डिफीट है, यहाँ पे इसको देखा जाए, हम यहाँ देखेंगे कि जो डिफीट है इम्पीरियल जर्मनी, देखा जाए जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार गया, और जो एब्डिकेशन है ऑफ द जर्मन एम्परर, उस समय जो जर्मनी का जो राजा था उसको हटा दिया गया था। और इससे जर्मन की जो पार्लियामेंट्री है संसद है, उसको एक सामने आने का मौका मिला। और उन्होंने तय किया कि जर्मन की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, यानी देखो यहाँ पे इसको जो है थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉलिटी। क्या हमें लिखना होगा, पॉलिटी। जर्मन पॉलिटी है वो, POLITY, जर्मन पॉलिटी। तो जो ये जर्मन पॉलिटी है, देखा जाए तो इसको दोबारा से बनाने का प्रयास किया। यानी राजा को हटा के हम नई सिरे से संसद बनाएंगे, और वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्री और ये सब बैठेंगे, और नए तरीके से जर्मन की राजनीतिक व्यवस्थाओं को शुरुआत करेंगे। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार ही हार चुके थे और जर्मनी को बहुत सारा अपना नुकसान देखना पड़ा था, इस वजह से राजा को हटा दिया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं अ नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर। तो इस प्रकार जो नेशनल असेंबली थी, जो जर्मनी की संसद थी, उसकी जो बैठक हुई, मीटिंग हुई, वो कहाँ पे हुई, वाइमर में हुई। एंड इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर। और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक संविधान को बनाया, स्थापित किया, विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, जिसका जो स्ट्रक्चर था वो फेडरल स्ट्रक्चर था, संघवादी स्ट्रक्चर था। अब फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे इससे पहले तुम लोग के अगर क्लास में देखा जाए, पिछले क्लासों में पढ़ चुके होंगे यूनिटरी सिस्टम ऑफ फेडरल सिस्टम। तो ये भी सिस्टम होता है। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, यानी दो तरह की गवर्नमेंट होती है, जैसे कि हमारे देश में है। तो उसी प्रकार और यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे एक ही सरकार यानी एक गवर्नमेंट होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। यानी यूनिटरी सिस्टम में क्या होते हैं, केवल प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं। और फेडरल सिस्टम में चीफ मिनिस्टर भी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं।
तो इस प्रकार वहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर के साथ लोकतांत्रिक जो है व्यवस्थाओं की शुरुआत की गई। अब यहाँ पे बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड इनहेरेंट डिफेक्ट। तो जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन था इसके कुछ हमारे पुरानी कुछ कमियां थी, इनहेरेंट डिफेक्ट था, विच मेड इन अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। इससे क्या हुआ कि जिससे कि जो वाइमर रिपब्लिक को क्या बना दिया, अनस्टेबल बना दिया। यानी वाइमर रिपब्लिक जो बनाई गई, संविधान बनाया गया, वो बहुत ही अस्थायी था, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं होने की वजह से बहुत अच्छी व्यवस्थाओं का जो है, यानी कुछ पुराने संविधान के नियम थे उसको भी लिए गए जो कि सही नहीं थे, जिसकी वजह से अस्थिरता आई और इस प्रकार डिक्टेटरशिप की शुरुआत हुई। यानी कि फिर से देखा जाए तो एक डिक्टेटरशिप जैसी नीति की शुरुआत हुई, यानी वो राजतंत्र को जन्म दे रही थी। तो फिर जर्मनी को डर लगा कि कहीं फिर से जो है राजतंत्र की स्थापना ना हो जाए। तो इस प्रकार वन डिफेक्ट, जो पहला डिफेक्ट था वो क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक अनुपातिक जो था रिप्रेजेंटेशन था, ये भी एक इनहेरेंट डिफेक्ट था। तो ये वहाँ का कुछ ऐसा सिस्टम था जिसकी वजह से इसको डिफेक्ट माना गया। तो दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय वन पार्टी इन अ इम्पॉसिबल टास्क। तो यहाँ पे ये एक ऐसा डिफेक्ट था जिसमें कि एक पार्टी अगर सरकार बनाना चाहे तो वो नहीं बना पाएगी, उसे कई पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाना होता था। तो ये सबसे पहली कमियाँ थी। और जब कई पार्टियाँ मिलकर सरकार बनाएंगी तो सभी चाहेंगे कि हमारा लाभ हो, वो पार्टी आएगी हमारा लाभ हो, तो इस वजह से जो पॉलिसी हैं वो बेहतर नहीं बन पाएंगी। तो इस प्रकार अनदर डिफेक्ट वाज, एक और दूसरा डिफेक्ट था, वो क्या था, आर्टिकल 48। ये आर्टिकल 48 क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी। इसमें आर्टिकल 48 में राष्ट्रपति को ये पावर थी कि वो इमरजेंसी लगा सकता है कभी भी। और इमरजेंसी लगाने का मतलब जितने भी जो अधिकार हैं वो सब रद्द हो जाएंगे और सारी पावर राष्ट्रपति को मिल जाएंगी, यानी राष्ट्रपति उस समय कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो सस्पेंडेड सिविल राइट्स एंड द रूल बाय डिक्री। और उसके बाद एक डिक्री होती है, डिक्री मतलब कि नियम होता है, लॉ कानून होता है, डॉक्यूमेंट, तो उसके द्वारा शासन किया जाएगा विद इन अ शॉर्ट लाइफ। तो इस प्रकार देखा जाए कि बहुत ही थोड़े से जीवन में, लगभग 15 साल में, द वाइमर रिपब्लिक सॉ 20 कैबिनेट्स। तो जो वाइमर रिपब्लिक थे उसने कितने 20 कैबिनेट्स देखे, लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 डेज। तो जो कि लगभग 239 डेज तक ही चल पाते थे, यानी एक कैबिनेट कितना चलता, 239 दिन। यानी एक सरकार चलती 239 दिन, उसके बाद फिर सरकार बदल जाती, यानी बहुत ही कम दिन के लिए। तो इससे खर्च बहुत होते और देखा जाए कि पॉलिसी अच्छे से नहीं बन पाती थी। तो बच्चों जो ये वाइमर रिपब्लिक है इसी प्रकार धीरे धीरे ख़त्म कर दी गई। तो यही कहा गया कि वाइमर रिपब्लिक का जन्म और उसके बाद उसकी असफलता, यानी वाइमर रिपब्लिक जो है काफ़ी असफल रही। तो ये सब कुछ कमियां थीं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से देखा जाए तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बाकी की कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम हो, उसको समझ में नहीं आ रही हो, उसको पूछ सकते हो, ठीक है। और एक बार क्लास यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको जब स्कूल खुलने पर भी रिपीट कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना है बच्चों, जय गुरुदेव।